यस क्लास, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ हायर एजुकेशन पेपर 1 की एक ऐसी यूनिट जो ज्यादातर बच्चों को डिफिकल्ट लगती है और वो इसे छोड़ के जाते हैं। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जिससे मैं आप लोगों की आज रिवीजन करवाने वाली हूँ। इन हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से ना आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हो बल्कि ये भी समझ सकते हो कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। बट उस पर कभी फिर बात करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हायर एजुकेशन। सबसे पहले प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला आपका टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट। कलकत्ता मद्रासा। कलकत्ता मद्रासा आया था आपका सिटी 1781 में। कलकत्ता मद्रासा के अंदर मेनली मुस्लिम एजुकेशन पे वर्क की बात कही थी, मुस्लिम को एजुकेट करने की बात कही थी और इसमें ओरिएंटलिस्ट अप्रोच को फॉलो किया जाता था, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो किया जाता था। मेन पॉइंट आपको इसमें ये याद रखनी है। कलकत्ता कॉलेज से कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना था आपका 1857 में। देन आज के नाम पे इसका मॉडर्न नेम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है सिंस 2007। जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना वो साथ साथ याद रखते चलने हैं। कलकत्ता कॉलेज से यूनिवर्सिटी बना 1857। आज के टाइम पे जो आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो 1857 में बनी उसको किस नाम से जाना जाता है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो 1857 में बनी थी उसका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब किया गया? 2007 में। यहां तक क्लियर? आ गया संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज आपका 1791 में बना। कलकत्ता मद्रासा के अंदर जैसे आपका मुस्लिम एजुकेशन पे फोकस किया गया था, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस के अंदर आपका संस्कृत लर्निंग को प्रमोट करने के लिए मेनली ये बनाया था। यहाँ पे हिंदू लॉ के बारे में पढ़ाई की जाती थी, हिंदू लॉ के बारे में सिखाया जाता था एंड सेम ये भी आपकी ओरिएंटलिस्ट अप्रोच पे ही फॉलो करता था। संस्कृत कॉलेज आपका सपूदानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जो आज के टाइम पे वाराणसी के अंदर है उससे ये कॉलेज आपका एफिलिएटेड आज भी वर्क कर रहा है। क्लियर है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आपका कब बना? चार्टर एक्ट आपका बना था 1813 के अंदर। चार्टर एक्ट के अंदर क्या हुआ था? चार्टर एक्ट के अंदर जो अभी तक ओरिएंटलिस्ट एंगलिस्ट चल रहा था ना, तो वही डिबेट आई थी कि ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन अच्छी होगी या एंगलिस्ट एजुकेशन अच्छी होगी। ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से, एंगलिस्ट एजुकेशन यानी कि वेस्टर्न तरीके से। याद रखने वाली चीज, चार्टर एक्ट के अंदर 1 लाख रुपीस दिया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर और एनकरेजमेंट ऑफ द नेटिव एजुकेशन, यानी कि एंगलिस्ट को कहीं ना कहीं ये फेवर करता हुआ दिख रहा था। बट ये 1 लाख रुपीस को स्पेंड नहीं किया गया 1830 तक, क्योंकि कहाँ पे स्पेंड किया जाएगा उससे रिलेटेड कोई भी प्लान इन्होंने नहीं बनाया था। बट ये है जो ये एंगलिस्ट ओरिएंटलिस्ट वाली चीजें चार्टर एक्ट के अंदर उठी, यहीं से आपकी एक फाउंडेशन बन गई किसकी? मैकॉलम मिनट्स की। मैकॉलम मिनट एंड वुड डिस्पैच की फाउंडेशन आपकी यहाँ से बननी स्टार्ट हुई थी। जो भी चीज मैकॉलम मिनट और वुड डिस्पैच के कंक्लूजन में आया था वो स्टार्टिंग पीरियड या फिर एक तरीके से उन पॉइंट का इनिशियलाइजेशन आपका चार्टर एक्ट से हुआ था। चार्टर एक्ट के बाद आपका 1835 में एक इंग्लिश एक्ट आया जिसने 1837 में जाके इंग्लिश को कंपल्सरी लैंग्वेज घोषित कर दिया था। ये पॉइंट याद रखने के हैं। एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में आया एंड इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज 1837 में बना दिया गया। जनरल कमेटी बनी आपकी 1823 में। इसमें कुछ खास नहीं था, वही एंगलिस्ट ओरिएंटलिस्ट वाली चीजें चल रही थी। इसने सुपरवाइज करने की बात कही थी, एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात कही थी कि 1 लाख रुपीस कहाँ कहाँ अलॉट किया जाएगा, बट ज्यादा सा इसका कुछ कंक्लूजन निकल कर नहीं आया। यहाँ पे एडवाइस दी जाती थी गवर्नमेंट को कि एजुकेशन पॉलिसी, करिकुलम और इंस्ट्रक्शन और फंडिंग किस तरीके से आपके होने चाहिए, बट एज सच अगेन कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया, तो ये चीज ऐसे की ऐसे रही। बट इसी के लिए आपका 1835 में एल्फिस्टन कॉलेज बना था बॉम्बे में। ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है। क्लियर है? जो ये सात सात चीजें है ना, एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे 1835, संस्कृत कॉलेज एट कलकत्ता 1824, ये चीजें भाई याद करते हुए चलना।
आगे आ जाओ, फिर आया आपका मैकॉले मिनट। मैकॉले मिनट आया आपका 1835 में। मैकॉले मिनट थॉम बिल्टन मैकॉले के अंडर आया था। ये एक तरीके का प्रोविजन था। इसकी क्या क्या मेन रिकमेंडेशन थी वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले रिकमेंडेशन थी कि एंग्लिश एजुकेशन को फेवर किया जाएगा, मतलब हायर एजुकेशन आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। साथ में इसने ये बोला कि हम कुछ एड ग्रांट कर देंगे ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस को। जो भी आपकी एजुकेशन होगी वो यूरोपियन बेस्ड एजुकेशन, मेनली जो साइंस एंड लिटरेचर की है, वो यूरोप से फंड आएगा और यहाँ पे हम काम करेंगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहा जाता है और टॉप एंड बॉटम अप्रोच भी कहा जाता है। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या था कि हम ना टॉप वाले पर्सन को पढ़ा देंगे, वो बॉटम को अपने आप एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये वाली चीज यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के अंदर आई थी कि हम टॉप अथॉरिटीज या टॉप पर्सन को सबको पढ़ाते हुए चलेंगे, बाकियों को वो अपने आप पढ़ा देंगे। इसका क्रिटिसिज्म था कि इसने ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया और एंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे काफी हद तक शुरू कर दिया था और इग्नोर किया इसने वर्नाकुलर लैंग्वेज को। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब आपकी नेटिव लैंग्वेज लाइक योर मदर टंग। तो मदर टंग वाली जो आपकी है कि मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, वो चीज उसने टोटली इग्नोर कर दी और यहाँ पे इनइक्वालिटी भी देखी गई आपकी काफी हद। समझ में आया? नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में। देखो मैकॉले मिनट ने ये तो सारी चीज कंफर्म कर दी कि हाँ भाई ठीक है हमने इंग्लिश को एज ए मीडियम लेंगे, बट मैंने बताया ना दिस इज ए प्रोविजन ओनली। तो इस प्रोविजन को एक्सेप्ट किया गया एज पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, जिसको बेंटिक एजुकेशन रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसने जस्ट ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया मैकॉले की सारी के सारे रिकमेंडेशंस को। देन आया आपका वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आया आपका 1854 के अंदर, जिसने प्रमोट किया वेस्टर्न एजुकेशन को। वुड डिस्पैच के अंदर आपका 3 टीयर सिस्टम आया था, जिसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई जाएगी, टीचर ट्रेनिंग एंड वुमेन एजुकेशन को एम्पावर किया जाएगा। ये 2-3 पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। साथ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। दिस इज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कंप्लीट एजुकेशन स्ट्रक्चर। वुड डिस्पैच से ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देने की बात कही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सीरीज कैसे चल रही है, एक बार दोबारा से साथ साथ रिवाइज करवाती हूँ। कलकत्ता मद्रासा मुस्लिम यूथ को प्रमोट करा, संस्कृत जो है वो संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करा। दोनों ही अभी तक ओरिएंटलिस्ट अप्रोच पे काम करते थे। चार्टर एक्ट आया, लड़ाई हुई ओरिएंटलिस्ट होना चाहिए, एंग्लिस्ट होना चाहिए। मक्खन मसाला लगाने के लिए 1 लाख रुपए स्पेंड करेंगे, वो भी बोल दिया, बट कोई प्लान ही नहीं था तो स्पेंड होगा कहाँ से। फिर आया मैकॉले मिनट। मैकॉले मिनट ने सारे के सारे इंग्लिश एजुकेशन को फेवर किया। मैकॉले मिनट ने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दी। मैकॉले मिनट ने जो है वो इनइक्वालिटी वाली चीज को ज्यादा प्रमोट किया। मैकॉले मिनट की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आने के बाद मैकॉले की रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हुई। देन वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच के अंदर ये आया कि हमने ये बोला इंग्लिश को तो हमने एज ए कंप्लीट ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया, बट इतनी आसानी से वो हिंदू वाले टिकेंगे नहीं ना, तो उनको मिर्ची मसाला लगाने के लिए या उनको मीठी मीठी चीजें देने के लिए हमने वुड डिस्पैच के अंदर एक चीज और कर दी, दैट इज कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हम ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। क्या यहाँ तक चीजें याद भी हो गई हैं साथ साथ? वुड डिस्पैच के अंदर फर्स्ट टाइम ये बात कही गई थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हम ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। आगे आ जाओ, आपका हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन आपका 1882 में आया। हंटर कमीशन को फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। वुड डिस्पैच को फर्स्ट मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। वुड डिस्पैच कब आया मैम? 1854 के अंदर आया। इंग्लिश को एज ए परमानेंट लैंग्वेज कब एक्सेप्ट किया हमने? 1835 के अंदर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था आपका। हंटर कमीशन को प्रपोज किया था लॉर्ड रिपन ने और ये एग्जामिन करता था पूरी की पूरी प्रोग्रेस। हंटर एजुकेशन ने मेनली प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन को बाइफरकेट कर दिया था। हंटर ने हंट मारा और 2 टुकड़ों में एजुकेशन को तोड़ दिया। इसका क्रिटिसिज्म ये था, इसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी नहीं किया था।
हंटर ने मेन क्या किया, प्रोग्रेस चेक करता था एजुकेशन के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को अलग अलग कर दिया। हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। देखो वैसे तो ना बहुत सारी चीज होती है इसमें, बट मैं आज की क्लास में मैं खुद भी मेन मेन पॉइंट ही लिखती थी अपने नोट्स में, और वही मेन मेन पॉइंट मैं आज आप लोगों को रिवाइज करवाने आई हूँ जस्ट। तो ये मत बोलना मैम ये पॉइंट छोड़ दिया, ये पॉइंट छोड़ दिया। आई एम डैम श्योर कि एग्जाम में आए हुए मोर देन 95% पॉइंट मैंने यहाँ पे किए हैं। अगर मैं नोट्स में भी वो सारी की सारी राम कहानी लिखने लगूंगी तो नोट्स का मेरा कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने बताया ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। गॉट इट? अगर किसी के मन में ऐसा कुछ आ रहा हो ना तो मेरे को बता देना, कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे पढ़ाई करने का। चलो आगे देखते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया आपका 1902 में। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन से पहले आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1901 में। शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने उसको एक तरीके से बाइफरकेट कर दिया था। शिमला कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशंस को हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी, इवन सुना भी नहीं था, बिकॉज इसका मेन क्रिटिसिज्म ये था कि शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था। शिमला कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करने वाला आपका लॉर्ड कर्जन था। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। इस शिमला कॉन्फ्रेंस की ही चीजों को हमने अगेन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के अंदर डिस्कस किया, जिसको चेयर किया था थॉमस रेल ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। जो चीज मैंने मेरे नोट्स में हाईलाइट कर रखी है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के अंदर 8 मेंबर थे, 8 में से 3 आपके इंडियन थे एंड 5 आपके ब्रिटिशर्स थे। इसका मेन पर्पस था टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब कि इंडियन यूनिवर्सिटी की कंडीशंस के बारे में जानना इसका मेन काम था, क्योंकि नाम ही बता रहा है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इसकी रिकमेंडेशन क्या की, स्ट्रेंथ करना यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को, वीसी के रोल को स्टिक करना, ग्रांटिंग सिस्टम और एफिलिएशन सिस्टम आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया था, मतलब कि यहाँ से आपके रूल्स को स्टिक किया गया था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन से। इंडियन नेशनलिस्ट को अटेम्प्ट टू सरपस द इंटेलेक्चुअल एंड एनहांस द गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है इतना इजी नहीं है, इसको यूनिवर्सिटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। आगे आ जाओ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आपका 1905 में आया था। 1905 में अगर आपको याद हो, आपका नेशनलिज्म पे भी मोमेंट चल रहा था कि हम सारी चीजें अपने एज ए इंडियन नेशनलाइज करेंगे। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 में भी यही कहा गया कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाना है। किससे इंडिपेंडेंट बनाना है? ब्रिटिशर के कंट्रोल से। मेन चीज इसके अंदर ये थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के टाइम पे अरबिंदो घोष ने एक तरीके की स्टेटमेंट दी थी, ये स्टेटमेंट सभी याद रखेंगे। एजुकेशन मेक अस फ्री एंड फ्री इन स्पिरिट, इंटेलेक्चुअल एंड एक्शन। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? अरबिंदो घोष ने दी थी। मेन ये याद रखना है, स्टेटमेंट दी किसने थी, कब दी थी, ये बहुत कम पूछा जाएगा। नेक्स्ट आया आपका गोपाल कृष्ण गोखले के एफर्ट्स। गोपाल कृष्ण गोखले के एफर्ट्स के अंदर हमने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया। प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी नहीं किया, ये किसके क्रिटिसिज्म के अंदर आता है, मेरे को फटाफट बता दो। अब भी मैंने 2 मिनट पहले बताया कौन से एक्ट के क्रिटिसिज्म के अंदर ये आता है कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी नहीं किया। जिसको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता बेटा ध्यान से सुन लो, दैट इज हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने हमने एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट प्राइमरी एजुकेशन को हमने कंपल्सरी नहीं किया। प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी करने के लिए आपका गोपाल कृष्ण गोखले के एफर्ट्स है, जिसने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी किया और ये बताया कि दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, जिसमें ये चीज भी हुई कि स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। ब्रिटिशर का रिस्पॉन्स यहाँ पे ये था कि इससे हमारा फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और इसको एक तरीके से ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया गया। ऑफिशियल मेंबर ने इसको रिजेक्ट किया गया था, बट यस ये याद रखे जाएंगे कि कौन से बिल के थ्रू या कौन से एफर्ट से या कहां से हमारा प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी हुआ, तो उसमें आपका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले एफर्ट्स ही आएगा। समझ में आया? बाद में इसको फॉर्म किया ब्रिटिश इंडियन लॉ एंड मेकिंग बॉडी ने, इंपीरिकल लेजिस्लेशन काउंसिल के अंदर। इसको बाद में एक्सेप्ट भी किया गया था, इसीलिए आपका आंसर यही आता है। बट इसका ब्रिटिशर का रिस्पॉन्स क्या था ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। एजुकेशन पॉलिसी आई फिर आपकी नेक्स्ट 1913 के अंदर। एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मेनली फोकस क्वालिटी एंड एफिशिएंसी पे किया गया, बहुत ज्यादा सा याद रखने वाली कोई चीज नहीं है। देन आया आपका सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। इनिशियल लेवल पे जितनी भी सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशंस थी वो सारी की सारी
सारी सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए थी। सैडलर कमीशन ने फर्स्ट टाइम आपका एजुकेशन का स्ट्रक्चर दिया जब 10+2+3 यहाँ पे एक तरीके से ओनली आइडिया दिया गया था, इसको एक्सेप्ट हम बाद में करेंगे, कब करेंगे वो भी बताती हूँ। यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स आए कि जो भी ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव एफिलिएशन दी जा रही है इसको रिड्यूस किया जाए। एक्सटर्नल इंटरनल सिस्टम एग्जामिनेशन सिस्टम पे कंट्रोल किया। आज के टाइम पे क्या होता है, 70% का हमारा एग्जाम होता है एंड 30% हमारे कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनल मार्क्स लगते हैं। ये वाला इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स वाला सिस्टम भी आपका सैडलर कमीशन से ही निकल कर आया था। सैडलर कमीशन ने बोला कि एजुकेशन मस्ट बी डेवलप नॉट जस्ट माइंड ओनली, नॉट जस्ट माइंड इंक्लूडिंग द बॉडी स्पिरिट एंड ऑल ऑफ द, मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं सैडलर कमीशन ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बात की थी। समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट आपका 1920 में आया था महात्मा गांधी के टाइम पीरियड में। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट 1920 के टाइम पीरियड पे आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था। 1905 में क्या चल रहा था मैम, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का एक्ट कौन सा आया था मैम? नेशनलिज्म का एक्ट था मेरा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर इंडिपेंडेंट एजुकेशन की बात करी गई थी। ये मैं पीछे बार बार क्यों जा रही हूँ, ताकि चीजें तुम्हें याद रहें। मेरा पीछे जाने का मेन मोटिव है कि चीजें तुम्हें साथ साथ याद रहनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट 1920 के अंदर आया था। सबसे बड़ा इसका चैलेंज ये था कि हम नॉन कॉर्पोरेशन तो फॉलो कर रहे हैं कि हम ब्रिटिशर की मोनोपोली को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर की मोनोपोली को हम ब्रेक करेंगे। बट द मेन बिगेस्ट चैलेंज इज हियर वी हैव द लैक ऑफ फंड एंड द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन। हमारे पास इतना फंड ही नहीं था कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इंडिपेंडेंटली चला सके। इसका मेन इम्पैक्ट ये हुआ था कि ब्रिटिशर की मोनोपोली काफी हद तक हमने ब्रेक करी थी और स्ट्रेंथ किया था लिंक बिटवीन द एजुकेशन एंड द फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि उस टाइम पे हमारा अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्रीडम मूवमेंट भी चल रहा था। देन आया आपका हरतोक कमेटी। हरतोक कमेटी के अंदर हर तरीके से इंप्रूवमेंट की बात कही। हरतोक कमेटी का ऑफिशियल नेम बिल्कुल याद रखेंगे, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन एजुकेशन कमेटी। ये क्वेश्चन मैंने खुद गलत किया था मॉक के अंदर, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता था इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन एजुकेशन कमेटी है क्या। बट अब आप लोगों को पता है, आप लोग गलत नहीं करोगे। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन एजुकेशन कमेटी आपकी हरतोग कमेटी है, जिसमें हर तरीके से इंप्रूवमेंट की बात कही थी। फिर आ जाओ, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ 1935 के अंदर, जिसके अंदर मेनली आपकी सेल्फ गवर्नमेंट्स की 3 लिस्ट बनती है, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट। मेन इसका सिग्निफिकेंस ये था, जो भी ब्रिटिशर की पावर्स थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया था यहाँ पे एजुकेशन को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया। उसके बाद है वाधवा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जिसको नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। इसको ही जाकिर हुसैन कमेटी भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने इसको प्रपोज किया था। अगर मैं ये पूछती हूँ प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी करने वाला कौन सा एक्ट था, प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी करने वाला गोपाल कृष्ण गोखले एक्ट था। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी फ्री 7 से 14 साल के बच्चों के लिए, वो कहाँ पे आया था, वो आपका वाधवा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के अंदर आया था। इसका बट मेन क्रिटिसिज्म ले था, बहुत ही आइडियलिस्टिक था, रूरल सेंट्रिक था, मतलब कि रूरल एरिया पे फोकस ज्यादा था और इसने सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को काफी हद तक निग्लेक्ट कर दिया था, उनके ऊपर बात ही नहीं की थी। फर्स्ट एजुकेशन प्लान था जो कि इंडियन ने डेवलप किया था। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट एजुकेशन प्लान जो कि इंडियन ने डेवलप किया था, वो कौन सा प्लान था? दैट इज वाधवा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तुम्हें चीजें याद हो रही हैं क्या साथ साथ? क्या तुम्हें चीजें याद हो रही हैं साथ साथ? याद नहीं हो रही तो अभी कोई फायदा नहीं है, साथ साथ याद रखो। बिगसिस स्कूल स्कीम आपका नहीं, मैं लास्ट में याद करवाऊंगी, पूरा का पूरा प्री इंडिपेंडेंस होने के बाद भी रिवाइज करवाऊंगी, पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस होने के बाद भी रिवाइज करवाऊंगी। रिवाइज साथ साथ बार बार करते चलेंगे ताकि चीजें याद हो, क्योंकि हायर एजुकेशन यूनिट एक ऐसी है जिसमें चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रखनी पड़ती है। एग्री और नॉट? मैडम एग्री तो है, बिल्कुल करनी तो पड़ती है, बट कर लो फिर। साथ में बेसिक स्कूल का जो स्कीम है वो 1952 में आई, जो रिफाइंड नई तालीम हुई थी। एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था एनसीईआरटी ने जिसका नाम था SUPW। ये क्या था? सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क की, मतलब कि सोशली एक तरीके से
एजुकेशन को कंपल्सरी करने की बात की थी। दिस इज ऐसे सोशल वर्क यानी कि वेलफेयर की बात कही थी, आप एजुकेशन प्रोवाइड करो, दिस इज लाइक द वेलफेयर। उसके बाद आपकी सार्जेंट रिपोर्ट को पोस्ट वार एजुकेशन प्लान भी कहा जाता है। सार्जेंट रिपोर्ट को क्या पोस्ट वार एजुकेशन प्लान भी कहा जाता है। सार्जेंट रिपोर्ट बनाई किसने थी? कैब ने बनाई थी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये कैब क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अभी फुल फॉर्म याद रखो। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कब आया था? 1920 के अंदर आया था, और कुछ टाइम बाद ही ये बंद हो गया था। आई थिंक 1925 में बंद हो गया था, फिर 1932 में इसका दोबारा से जन्म हुआ था। सारी इसकी हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे। सार्जेंट रिपोर्ट ने क्रिएट करी थी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंश्योरिंग फ्री। इसके अंदर आपका इंट्रोड्यूस किया था यूजीसी का आइडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। यूजीसी का आइडिया इंट्रोड्यूस कहां से हुआ था? सार्जेंट रिपोर्ट से हुआ था। साथ में सार्जेंट रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया एजुकेशन जो है वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी की पूरी नेशन की, मतलब ऑल ओवर इंडिया की सभी की एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सार्जेंट रिपोर्ट को पोस्ट वार एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे आ जाओ, ये रहा आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 1920 से 23 तक काम किया था, नॉट 25, आई थिंक मैंने यहाँ 25 बोला था। 3 साल इसने काम किया था, बट ये बंद हो गया फिर ड्यू टू द फाइनेंशियल लैग, क्योंकि इस बेचारे के पास पैसा नहीं था। इसी की रिकमेंडेशंस पे हमने सैडलर कमीशन को बनाया था और रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया इसको 1935 के अंदर। ये देखो मैंने यहाँ पे ना ये 2 कर दिया और यहाँ पे 3 की जगह ये 5 कर दिया, ये मैंने उल्टा किया। इसका मेन पर्पस था कोऑर्डिनेशन बनाना। फर्स्ट चेयरमैन इसके सर मॉरिशियस थे 1935 के अंदर। पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे इसका फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया था लक्ष्मी स्वामी मुदालियर को। लक्ष्मी स्वामी मुदालियर इन्होंने, इनका भी एक एक्ट है, कौन सा है वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक बॉडी और जो आपको याद रखनी है, दैट इज इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 में बनाया गया था, जो कि इंडिया बर्मन एंड सलोन बोर्ड के तरीके से वर्क करता था। बाद में इसका नाम चेंज करके AIU करा गया था, और इसका मेन पर्पस था कोऑर्डिनेशन को एनहांस करना, कॉमन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बनाया। ये कुछ और मोमेंट है जिनके कई बार ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो मैं आप सब ये ना नीचे जो मैं ऐसे पॉइंट लिखती हूँ, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करती थी ना, तो उस टाइम पीरियड पे मेरे सामने निकल कर आते थे, तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे इनको लिख लेती थी। इवन अगर आप मेरे नोट्स को ध्यान से देखोगे, मैंने काफी जगह ऐसे बीच बीच में स्पेस मिलेगा, अदरवाइज मैं चाहती तो यहीं से आपका आगे पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू कर सकती थी, बट आई जस्ट कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो मैं ऐड ऑन करता हूँ, तो ये वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 के अंदर आया। नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 के अंदर आया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 के अंदर आया। पढ़ना लिखना अभियान 2020 के अंदर आया। याद हो गई क्या? फटाफट रिवाइज करवा दूं। आधे घंटे से भी 20 मिनट के अंदर हमने पूरा का पूरा प्री इंडिपेंडेंस कर लिया है। खुशी हो रही है इस बात की? शाबाशी दे दो मुझे भी और खुद को भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट फटाफट। चलो फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। कलकत्ता मदरासा 1781 के अंदर आया। आंख बंद करके रिवाइज करो, मैं भी आंख बंद करके बोलती हूँ। कलकत्ता मदरासा 1781 के अंदर आया। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस 1791 के अंदर आया। कलकत्ता में मुस्लिम एजुकेशन, संस्कृत के अंदर हिंदू एजुकेशन, ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन की बात करी जाती थी। एफिलिएटेड था संस्कृत कॉलेज आपका सपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से। चार्टर एक्ट आया। ओरिएंटलिस्ट एंगलिस्ट की बात कही। चार्टर एक्ट 1813 के अंदर आया। 1 लाख रुपए स्पेंड नहीं हुए। चार्टर एक्ट से ही मैकॉले मिनट और वुड डिस्पैच की फाउंडेशन रखी गई थी। फिर आपकी जनरल कमेटी आई, कुछ खास रिकमेंडेशंस नहीं थी। जो चार्टर एक्ट की 1813 के अंदर रिकमेंडेशंस थी वो मैकॉले मिनट 1835 ने आके एक्सेप्ट कर ली। इसमें प्रोविजन था, मैकॉले मिनट के प्रोविजन के अंदर ये बोला गया कि इंग्लिश को हम एज ए प्राइमरी एजुकेशन लेंगे। मैकॉले मिनट में इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। फिर आपका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1935 के अंदर आया। 1937 में इंग्लिश को एज ए कंपल्सरी कर दिया गया। फिर आपका वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच के अंदर 3 टियर सिस्टम आया। वर्नाकुलर लैंग्वेज एट द प्राइमरी लेवल आया। मैग्ना कार्टा ऑफ
इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है और इसको साथ ही फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ कंप्लीट एजुकेशन स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। वुड डिस्पैच के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देने की बात कही गई थी। फिर आया आपका हंटर कमीशन फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन है। हंटर कमीशन ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को सेग्रीगेट कर दिया था, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये था, इसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी नहीं किया। अब यहाँ तक हो गई स्कूल एजुकेशन की बात, अब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस आया 1901 में, क्रिटिसिज्म था इंडियन नहीं था तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आया आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, जिसके अंदर 3 इंडियन और 5 ब्रिटिशर थे। मेन पर्पस था कि यूनिवर्सिटीज के रूल को स्टिक करना, वाइस चांसलर के रूल को स्टिक करना। नेशनलिज्म के अंदर हम यहाँ पे बढ़ते गए थे और यहाँ पे हमने गवर्नमेंट की एक तरीके से ऑटोनॉमी को रिड्यूस कर, जो ब्रिटिशर्स की ऑटोनॉमी था उसको रिड्यूस कर दिया था। फिर आया आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 के अंदर, नेशनलिज्म पे फोकस था। मेनली हमारी यहाँ पे डिमांड ये थी कि हमें ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। इसी के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी अरबिंदो घोष ने कि एजुकेशन मस्ट बी फ्री इन स्पिरिट, इंटेलेक्चुअल एंड द एक्शन। फिर आया गोपाल कृष्ण गोखले के एफर्ट्स 1901 के अंदर आए, जहां पे आपकी प्राइमरी एजुकेशन को एज ए कंपल्सरी बना दिया गया था। और फिर आपका एजुकेशन रिजोल्यूशन कमीशन आया 1913 के अंदर, है ना? हाँ, फोकस था क्वालिटी एंड एफिशिएंसी पे। फिर सैडलर कमीशन आया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 10+2+3 इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम यहीं से आया था। यहाँ पे हमने एक तरीके से ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज के एफिलिएशन एंड ऑल की भी बात करी थी। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट आया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी इसे कहा जाता है, महात्मा गांधी लेके आए थे। यहाँ से हमने ब्रिटिशर की मोनोपोली को ब्रेक कर दिया गया था। 1920 में ही आपका कैब भी आया था। कैब को अगेन 1935 में बनाया गया था, आगे जो मैंने दे भी रखा है। हरतोग कमेटी में हर तरीके से इंप्रूवमेंट की बात कही। हरतोग कमेटी आपका इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन एजुकेशन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वालिटी एंड एफिशिएंसी की यहाँ पे बात करी गई। फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 के अंदर। मेन इस एक्ट के अंदर डिसेंट्रलाइज कर दिया गया एजुकेशन सिस्टम को, प्रोवाइड की गई ग्रेट ऑटोनॉमी टू द इंडियन। और जो गवर्नेंस थी उसको 3 पार्ट में मेनली डिवाइड कर दिया गया, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। मेनली जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स की पावर प्रोविंस के पास ट्रांसफर कर दी गई थी, ये पॉइंट याद रखना। ब्रिटिशर की पावर यहाँ पे प्रोविंस के पास ट्रांसफर कर दी गई थी। फिर है वाधवा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जिसको नई तालीम भी कहा जाता है, जाकिर हुसैन कमेटी भी कहा जाता है। यहाँ पे बोला गया 7 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। आइडियलिस्टिक था, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन पे इसका फोकस नहीं था। और फिर आया आपका सार्जेंट रिपोर्ट, जिसको पोस्ट वॉर एजुकेशन प्लान भी कहा जाता है, टैब ने ये बनाया था और इसको सार्जेंट रिपोर्ट ने ही एक तरीके से यूजीसी का आइडिया दिया था। फिर आया आपका कैब एंड इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड और छोटे छोटे और भी एजुकेशन मूवमेंट। यहाँ तक डाउट हो तो फटाफट फटाफट बता दो, क्या तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं? क्या चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन में यूनिवर्सिटी कमीशन आया आपका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लेके आए। कब आया आपका? 1948-49। देखो, प्री इंडिपेंडेंस में हमने स्टार्ट किया था स्कूल से, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने स्टार्ट किया है यूनिवर्सिटी से। पहले जब भी हम बोलते हैं राधा किशन, तो पहले राधा का नाम आता, बाद में कृष्ण का नाम आता। राधा हमारे यूनिवर्सिटी से रिलेट करो, कृष्ण यानी लक्ष्मण स्वामी उसको आप स्कूल से रिलेट करो, क्योंकि लक्ष्मण स्वामी, राधा को हमने इतना छोटा कभी कहीं देखा नहीं है ना। कृष्ण की तो बचपन की चीजें भी हमने बहुत ज्यादा सुनी है। तो इस तरीके से चीजों को ना कुछ निमोनिक बना के दिमाग में याद किया करो, ताकि अगर डेट एग्जैक्ट याद ना हो बट फिर भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है तो तुम उस चीज को टैकल कर पाओ। बेशक से आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कब आया उसकी डेट एग्जैक्ट याद नहीं हो, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया उसकी डेट एग्जैक्ट याद नहीं हो, बट स्टिल आप उस चीज को टैकल कर सकते हो अगर इस तरीके से निमोनिक बना के याद रखोगे। इफ यू एक्चुअली वांट कि ऐसी ऐसी चीजों के निमोनिक मैं आपको साथ साथ बताती चलूं तो बिल्कुल मेरे को कमेंट कर सकते हो, बट उससे एक छोटी सी चीज ये होगी कि थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया, कब दिया? 1948-49 में दिया। इसका मेन पर्पस था अलाइन किया जाए हायर एजुकेशन को विद द नेशनल डेवलपमेंट एंड द मॉरल वैल्यू। इसमें फेमस कोट आया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा होम है आइडियल्स एंड आइडियाज का। इट्स इंपॉर्टेंट,
इसका इम्पैक्ट था कि स्ट्रेंथ किया गया, हमने एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया मॉरल और एजुकेशन स्पिरिट को, मेनली एजुकेशन के इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन की मेनली बात कही गई थी। फिर आया आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53, लक्ष्मी स्वामी मोदालिया लेके आए थे। इसका मेन पर्पस ये था कि हम एजुकेशन को रेलेवेंट बनाए, डेमोक्रेटिक बनाए 6 to 12 स्टूडेंट के लिए, डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि सब उसके अंदर इंक्लूड हो सके। सेकेंडरी एजुकेशन को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज 8+4, इंटरनल एक्सटर्नल और प्रैक्टिकल पार्ट की भी इसने बात कही गई थी। जो ये रिकमेंडेशन थी ना 10+2+3 की, इसी के ऊपर फिर 8+4 डिवाइड किया गया था आपका, ये याद रखना। जैसे 10+2 हम कहते हैं 10th तक और फिर 11th एंड 12th, लेकिन इसने बोला नहीं 8th तक होना चाहिए, देन आपका फॉर 9, 10th, 11th, 12th आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, इस तरीके से। डाइवर्सिफाइड कंक्लूजन की यहाँ पे बात कही गई थी, नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे, मल्टीपर्पज स्कूल हमें बनाना है, साइंस कंपल्सरी हुआ। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अंदर प्रैक्टिकल लर्निंग की बात कही गई थी, लेबोरेटरीज कंपल्सरी होनी चाहिए, ये बात की गई थी। बट इसका मेन क्रिटिसिज्म था कि सेकेंडरी एजुकेशन में रूरल एजुकेशन को लेके कुछ भी नहीं कहा था। फिर आ जाओ आपका एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 1957 से 58 में हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी, जिसने रिव्यू किया था पूरे के पूरे इंडिपेंडेंस को, मतलब कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इसके अंदर स्कूल एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिव्यू किया था। इसकी एज सच कोई रिकमेंडेशंस नहीं थी, इसने जस्ट जो चीजें हो रही हैं सिंस इंडिपेंडेंस उन चीज को रिव्यू किया था कि किस डायरेक्शन के अंदर चीजें जा रही हैं, और वो जो भी रिकमेंडेशंस थी आपकी लक्ष्मी स्वामी मुदालियर वाली यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन की, और राधा किशन कमीशन की यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, उनकी जितनी भी रिकमेंडेशंस थी उसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे बात की गई थी। फिर आया आपका कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन एक तरीके से ओनली रिकमेंडेशंस थी, ये याद रखना। 10+2+3 का कंसेप्ट किसने दिया था? 10+2+3 का कंसेप्ट किसने दिया था, जिसको अभी भी याद है, कान पे लगेंगे दो थप्पड़ खिंच खिंच के। 10+2+3 किसने दिया था? 10+2+3 किसने दिया था? मैम सैडलर कमीशन ने दिया था, बेटा याद रखो अगर याद नहीं है चीजें। कोठारी कमीशन ने इस 10+2+3 के सिस्टम को एक्सेप्ट किया, दिया था आपका कलकत्ता, क्या नहीं भूल गई, क्या था अभी तो पढ़ के आई थी, सैडलर कमीशन, मेरे माइंड में कलकत्ता यूनिवर्सिटी आ रहा था। सैडलर कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, 10+2+3 सैडलर कमीशन, यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने दिया था, भूलना नहीं है तेरे को भी। सैडलर कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। सैडलर कमीशन ने वुमेन एजुकेशन की भी बात की थी। इनिशियल रिकमेंडेशन इसकी ओनली कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए थी, बाद में सारी के ऊपर ये इंप्लीमेंट कर दिया गया था। कोठारी कमीशन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, दौलत सिंह कोठारी इसके चेयरपर्सन थे, 1964 के अंदर आया था। मेन पर्पस था कि इंटीग्रेट करा जाए सारे के सारे रिफॉर्म्स को एक ही लेवल पे, और हर लेवल पे एजुकेशन आपकी सबमिट की जाए। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट यहाँ पे बनाई गई थी। मेनली कोठारी कमीशन के 4 पार्ट थे, जिसमें जनरल इश्यूज, स्टेज ऑफ एजुकेशन, रिकमेंडेशंस एंड प्रोग्राम और सप्लीमेंट्री पेपर की बात कही गई थी। सप्लीमेंट्री पेपर जो रीअपियर के ये एग्जाम होता है, यहाँ ये वाली चीज कहाँ से आई थी? कोठारी कमीशन से आई थी। इसको याद कैसे रखोगे? अगर रीअपियर के पेपरों में री नहीं टूटी तो घर वाले कोठे में गेर गेर के कूटेंगे तुम्हें। थोड़ी सी हरियाणवी टोन होगी, आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो जो हरियाणा एंड राजस्थान के बच्चे में भी समझ पाए होंगे। आगे आ जाओ, मेन इसकी 4 थीम थे, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रमोट करना एजुकेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन को, मॉडर्नाइज करना एजुकेशन को, डेवलप करना मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू को। कॉमन स्कूल सिस्टम की यहाँ पे बात कही गई थी, कोई पार्शियल या नेबरहुड डिस्टेंस होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल आपके हर 1 किलोमीटर में होना चाहिए, अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर, सेकेंडरी आपका 5 किलोमीटर, स्टार लगा लो, ये लेवल पूछा गया है। प्राइमरी 1 किलोमीटर, अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर एंड सेकेंडरी 5 किलोमीटर। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की यहाँ बात की गई, एक होगी आपकी रीजनल लैंग्वेज, देन हिंदी एंड इंग्लिश।
कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यहीं से आया, इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स मिलेंगे। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की बात यहाँ से कही गई। कोठारी कमीशन ने मेनली ये बोला कि मिनिमम 6% हमारे एजुकेशन का जीडीपी पे लगना चाहिए, जो आज तक 2026 में आके भी सरकार ने नहीं लगाया है। तो मैं एक शॉकिंग न्यूज और बताऊं, आज के टाइम पे वर्ल्ड बैंक से लोन लेने वाला सबसे बड़ा सेकंड सबसे बड़ा क्लाइंट जो है वो आज के टाइम पे इंडिया है। द वर्ल्ड बैंक से इंडिया ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट नंबर पे है। और उसके जो प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं ना, उसके प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि हम एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये लोन ले रही है। बट एक्चुअली में जब हम अपने बजट को देखते हैं तो एजुकेशन में तो चिंदू सा पार्ट जाता है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्ञान जो मैं आप लोगों को साथ साथ देती रहूंगी। फिर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल वाले यहाँ पे बात की गई। उसके बाद ये कुछ मैं स्पेस छोड़ देती हूँ ना, तो ये स्पेस मेरा ऐसे यूज होता है कि कुछ और इंस्टीट्यूशन थे जिनका कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये भी तुम याद कर लेना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आज के टाइम पे इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है। एनएसएस की फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी तरीके से एपेक्स बॉडी है जो कि 1984 के अंदर बनी थी, इग्नू 1966। सीक्रेट या डाइट, इसका क्या काम होता है भाई, ये तुम लोग मुझे बताओगे। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 फॉर्मली एंड ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई, सारी की सारी रिकमेंडेशन आपकी कोठारी कमीशन की। इक्वल यहाँ कोठार सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1966 के अंदर जितनी भी कोठारी की कमीशन थी उनको एक्सेप्ट किया गया। एक चीज एक्स्ट्रा आपके अंदर लेके आई गई, इस एक्ट के अंदर लेके आई गई, वो है एससी एसटी और गर्ल्स के लिए एक तरीके से कुछ छूट दे दी जाएगी। फिर आपका 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एजुकेशन है, एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ये क्या है, 3 लिस्टें बनती हैं, एक होती है आपकी सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के अंदर वो सारे काम होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे काम होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सारे काम होते हैं जो सेंटर प्लस स्टेट दोनों की जिम्मेदारी है। तो 1976 से पहले एजुकेशन जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी थी, लेकिन 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। कौन सा एक्ट था मैम, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 1976 के अंदर आया, और यहाँ पे एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। उसके बाद इसी के जस्ट एक साल बाद आपकी ईश्वर पटेल कमेटी आई, जिसने की वैल्यू एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई थी। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल, तो देख सकते हो कि मैंने बीच में छोटी सी लाइन घुसा रखी है। तो ईश्वर पटेल कमेटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वैल्यू एजुकेशन, देखो ईश्वर हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है कि हम चीजें नई नई सीख पाए, ईश्वर से हमें एक वैल्यू मिलती है। तो ईश्वर पटेल कमेटी वैल्यू एजुकेशन एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान की पूजा करना ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें वहां से कुछ मिलेगा, वो हम एक तरीके से अपनी खुद वैल्यू सिस्टम को बढ़ावे देने के लिए करते हो। मंदिर बना रखे हैं, मंदिर वाले को, हाँ पुजारी को पैसे मिलते हैं, वो एक अलग केस है, बट एज ए मंदिर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो आप। थोड़ा सा रिलेट करना है, बस हमें याद रखनी है चीजें, किसी भी तरीके से दिमाग में घुसनी चाहिए बस। फिर आ जाओ आपका एजुकेशन पॉलिसी 1968। अच्छा 1968 वाली तो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन ही थी। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी भाई, ये आपकी याद रखना, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 1968, जिसने कोठारी कमीशन की सारी रिकमेंडेशंस को लिया था। और सेकंड एजुकेशन कमेटी आपकी आई थी 1986 में। करंट में अभी 2020 वाली थर्ड एजुकेशन कमेटी है आपकी, कमेटी नहीं सॉरी पॉलिसी, पॉलिसी नॉट कमेटी, नॉट कमेटी पॉलिसी। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी, अगर कुछ भी याद ना आए ना और ये पूछा जाए कि ये चीज कहाँ पे आई थी, सीधा उठा के लगा देना 1986 के अंदर आई थी। ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी, इसमें हर एक पॉइंट को डिस्कस किया गया था, याद रखना। और ये रिवाइज हुई थी आपकी 1992 के अंदर, 1986 के अंदर आई थी, 1992 में इसे रिवाइज किया गया था। इसका मेन कंटेक्स्ट था इंडिया के सिस्टम को मॉडर्नाइज बनाना, इक्वालिटी होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, टीचर ट्रेनिंग रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो भी ड्रॉप आउट रेट है, ड्रॉप आउट रेट को रोकने के लिए मिड डे मील स्कीम आपकी 1995 में इसी की रिकमेंडेशन पे स्टार्ट की गई थी। आज के टाइम पे जो आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि चाइल्डहुड एजुकेशन केयर है, वो भी आपका यहीं से स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, हर स्कूल में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, वो भी आपका 1986 की पॉलिसी में आया था। जवाहरलाल, ये आज के टाइम पे जो नवोदय विद्यालय केवीएस एनवीएस, ये सारे आपके यहीं से बनाए गए थे। 5th क्लास में बोर्ड होगा, ये वाली चीज भी यही बताई गई थी। फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, हॉस्टल मील की फैसिलिटीज होनी चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए फॉर द गिफ्टेड एंड रूरल चाइल्ड के लिए, जो भी आप केवीएस एनवीएस में डायरेक्टली आपके एडमिशन हो जाता है विद द एंट्रेंस टेस्ट। तो जो बच्चे एक्चुअली पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं वो डायरेक्टली एडमिशन ले सके, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट जो केवीएस एनवीएस में, वो भी यहीं से आए थे। फाउंडेशन रखी थी आपकी सीबीसीएस, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, सी से क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम आई थी। और नेक की, नेक आपका कब आया था? 1984 के अंदर या 1994 है, आगे पढ़ लेंगे। वोकेशनल किया था, डी लिंक किया था डिग्री और जॉब्स को। उस फिजिकल एजुकेशन की बात कही गई थी, इंक्लूसिव और डिसेबिलिटी एजुकेशन की बात कही गई थी। इसको रिवाइज किया गया था, इसका रिवीजन 3-4 बार अलग अलग पर्सन ने करा, ये याद रखना भाई। 1990 में आचार्य रामामूर्ति कमेटी ने, 1992 में जगदन्ना रेड्डी कमेटी ने, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ये कैब की कमेटी थी। कैब क्या था मैम? 1920 में बना था, 1923 तक रहा था। कैब ने एक चीज और दी थी, कैब ने कौन सा एक्ट दिया था वो मेरे को बता दो। और कैब अगेन आपका 1935 में आता, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन कन्वर्ट किया गया नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम को 1986 के अंदर इनटू द एक्शन प्लान। ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो मेरे को भी ढंग से दिख नहीं रही हैं। एजुकेशन कमीशन ऑन द मॉरल स्पिरिट 1959, सर प्रकाश कमेटी, ये याद करवा देती हूँ क्योंकि देखो ये ना प्रीवियस ईयर वाले पॉइंट है जो मैंने एक्स्ट्रा लिख रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। मेरे को सबसे पहले ये बताओ, ईश्वर पटेल कमेटी किससे रिलेट करती है? ईश्वर पटेल कमेटी, मैम ईश्वर वैल्यू सिस्टम एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड। सर प्रकाश कमेटी, सर प्रकाश कमेटी मोरल वैल्यू की बात करती है। प्रकाश, प्रकाश मतलब सूरज के प्रकाश, मॉरली हम सही होने चाहिए। प्रकाश कमेटी मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू की बात करती है। और श्री प्रकाश का और ईश्वर पटेल कमेटी वैल्यू एजुकेशन की बात करती है। दोनों वैल्यू में फर्क है। श्री प्रकाश में मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, याद रखना ये चीज, ये एक तरीके से रिलीजियस एंड मॉरल सेंटिमेंट पे बात करती है। रिलीजियस यानी कि अगर हम गुरु के प्रकाश के अंदर रहेंगे तो हम रिलीजियसली बढ़िया कर पाएंगे, मॉरली चीजें ठीक कर पाएंगे, इस तरीके से याद रखना। फिर है आपकी इमोशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन है सपूदानंद कमेटी। सपूदानंद हमारे पुत्र सुपर तरीके से हमसे इमोशनली कनेक्ट है, हमारे पुत्र सुपर तरीके से हमसे इमोशनली इंटीग्रेट है, तो सपूतानंद कमेटी आपकी इमोशनल इंटीग्रेशन से रिलेट करती है, 1961 के अंदर आई थी। उसके बाद है आपका एडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए आपकी आदि शाह कमेटी आई थी। आदि शाह, मैकॉले एडी शाह कमेटी, एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन आदि शाह, एडल्ट पढ़ के आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आदि शाह एडल्ट पढ़ के आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इस तरीके से चीजें याद होनी चाहिए यार, बस किसी तरीके से याद हो जाए, बस याद होनी चाहिए, दिमाग में घुसनी चाहिए, पेपर में क्लिक करना चाहिए। मेन मोटो बस यही है कि पेपर में क्लिक कर जाए और बाद में जो सब कुछ भूल जाए, है ना? सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आ जाओ यशपाल कमेटी आई। यशपाल कमेटी दो कमेटी थी, पहले यशपाल कमेटी आपकी 1993 के अंदर आई थी, जिसने ये बोला कि एजुकेशन को विदाउट बर्डन बनाओ, छोटे बच्चों को बैग लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, नो बैग पॉलिसी यहाँ पे आई थी, एजुकेशन आपकी जॉयफुल होनी चाहिए। फिर आपकी केबी पवार कमेटी आई थी जिसने हायर एजुकेशन रिफॉर्म पे फोकस किया था। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ये भी मैंने बीच में घुसा रखा है, देखो 7.1 लिख रखा, इसको भी याद रख लो। केबी पवार कमेटी, पवार, पवार मतलब पावर, पावर यानी कि टेक्निकल पावर, तो केवी पवार कमेटी पावर यानी टेक्निकल पावर, प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की गई थी। एम्फेसाइज किया था इक्वालिटी एंड एक्सेस पे। उसके बाद है नेशनल नॉलेज कमीशन आपका आया था सैम पिटोद्रा के अंदर। नेशनल नॉलेज कमीशन ने ये बोला था कि नॉलेज जो है वो सभी के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए और सभी को नॉलेज मिलनी चाहिए, मतलब इंडिया नॉलेज है वो इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। इसमें इनोवेशन, साइंस, आईसीटी एंड डिजिटलाइजेशन की यहाँ पे बात की गई थी। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ
हायर एजुकेशन नेशनल नॉलेज कमीशन, सैम पिटोद्रा। याद हो रही है चीजें? सैम पिटोद्रा नेशनल नॉलेज कमीशन, सैम पिटोद्रा नेशनल नॉलेज कमीशन। ईश्वर पटेल वैल्यू एंड सोशल साइंस। और मॉरल वैल्यू वाला कौन सा था? मॉरल वैल्यू वाला कौन सा था? सैम सूर्य प्रकाश, सैम पिटोद्रा नेशनल नॉलेज कमीशन, प्रकाश मॉरल एंड स्पिरिचुअल, सपूदानंद कमेटी इमोशनल, पुत्र इमोशनली कनेक्ट हैं। अरे याद हो रही है? हंसना मत मेरी बातों पे, मैं बता रही हूँ, मैं फोन इससे ही में से निकल के तुम्हारी कुटाई कर दूंगी अगर ऐसी ऐसी चीजों पे हंसे। एक तो तुम्हें याद करवा रही हूँ मैं। आगे आ जाओ, यशपाल कमेटी 2007 से 2008 के अंदर आई थी, जिसका फुल नेम था कमेटी ऑन एडवाइस ऑन रिनोवेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द हायर एजुकेशन, जिसका मेन पर्पस ये था कि हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स को एक तरीके से बढ़िया बनाया जाए, स्ट्रेंथन की जाए हमारी यूनिवर्सिटीज की। यशपाल कमेटी का अनदर नेम इंपॉर्टेंट है, कमेटी ऑन एडवाइस ऑन रिनोवेशन एंड रीजनरेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जो यशपाल कमेटी आपकी 2007-2008 के अंदर आई थी। इससे पहली जो 1993 के अंदर आपकी यशपाल कमेटी आई थी, उसमें सिर्फ ये था कि विदाउट बर्डन आपकी एजुकेशन चलनी चाहिए। यशपाल कमेटी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को एबॉलिश कर दिया गया था कि या तो पूरी ही यूनिवर्सिटी बनाओ या फिर इसको बिल्कुल ही बंद कर दो। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मानने वाली यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसने बिल्कुल बंद कर दिया था। इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल था, रिड्यूस किया था कॉमर्शियलाइजेशन को, बिल्ड किया था यूनिवर्सिटी एज ए नॉलेज फॉर सेंटर, नॉट द शॉप ऑफ डिग्री। ये वाली चीज अच्छी है। यशपाल कमेटी में यूनिवर्सिटीज की बात कही गई। वैसे अगर तुम ध्यान से देखो ना, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसमें ज्यादातर पॉइंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आए हैं, है ना। इसने यूजीसी और एआईसीटी को एबॉलिश करके एक नया नेशनल कमीशन बनना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, जिसको हमने अभी एक्सेप्ट भी किया है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में। अभी ये आपका बिल पास हो चुका है कि एआईसीटीई यूजीसी इन सबको बंद करके एक सुप्रीम बॉडी बनेगी, नेशनल हायर एजुके नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से, और उसके 4 ब्रांचेस है, वो एनईपी के अंदर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी आगे। एक्रीडेशन आपकी नैक एंड एनबीए की ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस होनी चाहिए, नैक एंड एनबीए दोनों के बारे में पढ़ाऊंगी आगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका राइट टू एजुकेशन, 2008-2009 में आया, एक ड्राफ्ट बनाया गया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 के अंदर आया था। आर्टिकल 21A के अंदर ये बोला गया एजुकेशन जो है वो सबके लिए फ्री एंड कंपल्सरी है। डॉक्टर के कस्तूरबा रंजन कमेटी 2017 के अंदर आई, 5+3+3+4 का स्कूल का सिस्टम इन्होंने दिया था। एंड जो ये कस्तूरा रंजन कमेटी थी, इसी ने आपकी एनईपी को ड्राफ्ट किया था। 5+3+3+4 स्कूल वाला अभी का है हमारा। मेनली यहाँ पे हमारी अब पूरा का पूरा प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को यहाँ तक डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज मैं फटाफट एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। करवा दूं? पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला ही रिवाइज करवा देती हूँ, प्री वाला तो तुम कर चुके हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जिसमें मेनली यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात कही गई थी। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर था, 8+4 का कंसेप्ट दिया। इसमें 6 to 12 को एजुकेशन को रेलेवेंट बनाने की बात की गई, साइंस को प्रैक्टिकल रखा गया, लेबोरेटरी हर स्कूल के अंदर होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड करिकुलम की यहाँ पे बात की गई, इंटरनल एक्सटर्नल के साथ साथ प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी यहाँ पे जोड़ा गया था। फिर एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1957-58 में, जिसने की पूरे के पूरे एजुकेशन को एक तरीके से रिव्यू किया और जो अबाउट रिकमेंडेशन उनको एक्सेप्ट करने की बात कही। फिर आया कोठारी कमीशन 1964 के अंदर, जिसको एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, इंटीग्रेट किया था सारे लेवल को। 4 पार्ट थे, जर्नल इश्यू, स्टेज ऑफ एजुकेशन, रिकमेंडेशंस एंड प्रोग्राम एंड सप्लीमेंट्री पेपर की भी बात यहीं पे कही गई थी। सैडलर कमीशन ने जो 10+2+3 का कॉन्सेप्ट दिया था, वो कोठारी कमीशन ने आके यहाँ पे एक्सेप्ट किया था। कॉमन स्कूल होने चाहिए, नेबरहुड डिस्टेंस की बात करी गई थी, प्राइमरी 1 किलोमीटर के अंदर, अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के अंदर, सेकेंडरी आपका 5 किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल सारे होने चाहिए। यहाँ पे जीडीपी के ऊपर 6%, जीडीपी का 6% एजुकेशन पे लगाया जाएगा।
ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की बात भी यहीं पे करी गई थी। फिर इसी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में, जिसने सारी की सारी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया। साथ में एससी एसटी गर्ल्स और रूरल एंड पुअर एरिया के लिए स्कॉलरशिप की बात की गई। फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर आया, जिसमें स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की बात, एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 के अंदर, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। मिड डे मील स्कीम आया, अंडरवाड़ी सिस्टम आया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, सीबीसीएस एंड नैक की फाउंडेशन यहीं पे रखी गई, हॉस्टल फैसिलिटी, मील फैसिलिटी आएंगी। ये सारी रिकमेंडेशंस आपकी यहीं पे दी गई थी। 1993 में आपकी यशपाल कमेटी है, जिसने बोला एजुकेशन आपकी जॉयफुल होनी चाहिए, नो बैग पॉलिसी इसमें दी गई थी। फिर आपकी केवी पवार कमेटी है, केवी पवार आपकी, पवार मतलब पावर, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड ये थी। फिर आपका नेशनल नॉलेज कमीशन आया, इसमें सैम पिटोद्रा, नॉलेज नहीं लोगे तो तुम पिटोगे, नॉलेज नहीं लोगे तो तुम पिटोगे। नेशनल नॉलेज कमीशन आपका सैम पिटोद्रा आया, जिसने एक बॉडी बनाई, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन, मेनली इसमें साइंस इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन की बात की गई। यशपाल कमेटी 2007 एंड 9 के टाइम, 2007 टू 9 पे जो आई थी, इसने ये बोला कि यूनिवर्सिटी को स्ट्रेंथ किया जाना चाहिए, एआईसीटी यूजीसी को एबॉलिश किया जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को या कॉलेजेस को एक डिग्री शॉप की तरीके से बंद किया जाना चाहिए। ये सारी इसकी रिकमेंडेशंस थी। फिर आपका राइट टू एजुकेशन कमेटी आई, जिसके अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया गया इन द आर्टिकल 21A। फिर कस्तूरबा रंजन कमेटी 2017 के अंदर है, जिसने पूरी की पूरी एनईपी हमारी ड्राफ्ट करी है, और एनईपी के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट तो मेरे को फटाफट 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 बता दो। 50 मिनट के अंदर हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। अगले 50 मिनट के अंदर दिखा देती हूँ मैं, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के नाम है, इनको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा निमोनिक बना के याद करने की कोशिश करेंगे। फिर आपकी एंशियंट यूनिवर्सिटीज आएंगी, उसके बाद आपका यूजीसी का स्ट्रक्चर आएगा, यूजीसी का क्या काम है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज आएंगी। फिर आपका यहीं पे नैक एंड एनबीए वाला पॉइंट आएगा, लास्ट में सीबीसीएस डिस्टेंस एजुकेशन और एनईपी, और एनईपी के बाद जो भी ये कुछ कुछ एप्लीकेशंस हैं, जो भी ऐप वगैरह यूज होते हैं अलग अलग, वो सारा पढ़ेंगे। तो चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से चलने वाले हैं। ये वाला पेज ना थोड़ा सा याद करने वाला है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं। एक बार तुम देख लो, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं अभी आती हूँ। वैसे तो मैं पॉज करके जा रही हूँ, बट तुम भी पॉज करके तब तक पढ़ लो एक बार।